नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एके बायोलॉजी जोन में। आज हम चर्चा करेंगे इकोनॉमिक बॉटनी फाइबर प्लांट्स यानी आर्थिक वनस्पति विज्ञान रेशेदार पौधे के बारे में, जो हमारे आज के नोट्स का मुख्य विषय है। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है आज की चर्चा बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। हाँ, क्योंकि आज की इस विस्तृत चर्चा का उद्देश्य यही है कि हम कपास, जूट, नारियल और सनई के वितरण, उनकी विशेषताओं और उनके उपयोगों को पूरी गहराई से समझें। सही कहा। आमतौर पर ना जब हम रेशे या फाइबर शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? कपड़े, है ना? हाँ, कपड़े, या फिर ज्यादा से ज्यादा रस्सियां। बिल्कुल। हम इंसान अक्सर ये मान लेते हैं कि प्रकृति ने ये सारी चीजें ना सिर्फ हमारे उपयोग के लिए बनाई है, लेकिन अगर हम वनस्पति विज्ञान की दृष्टि से देखें तो ये विषय कहीं अधिक व्यापक है। मतलब पौधे ये रेशे सिर्फ हमारे लिए नहीं बनाते। जी नहीं, पौधे इन रेशों का निर्माण अपने खुद के अस्तित्व के लिए करते हैं, जैसे बीजों के प्रसार के लिए या फिर तेज हवाओं और परजीवियों से बचने के लिए। ये उनके जीवन चक्र का एक बहुत अहम हिस्सा है। वाह! तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। किसी भी विशिष्ट पौधे के बारे में बात करने से पहले ना मुझे लगता है ये समझना जरूरी है कि इन प्राकृतिक रेशों का वर्गीकरण कैसे होता है। हाँ, ये फाउंडेशन समझना बहुत जरूरी है। तो हमारे नोट्स के अनुसार प्राकृतिक रेशे खनिजों से आ सकते हैं, जानवरों से आ सकते हैं जैसे रेशम या ऊन, और पौधों से आ सकते हैं। लेकिन आज हमारा फोकस पूरी तरह पौधों पर रहेगा। बिल्कुल। और पौधों में भी ना प्रकृति ने रेशों को किसी एक जगह इकट्ठा करके नहीं रखा है। हाँ, ये तो मैंने भी देखा। अगर हम इसे एक अलमारी को व्यवस्थित करने जैसा माने, जैसे हम कपड़े अलग अलग खानों में रखते हैं ना, वैसे ही प्रकृति ने रेशों को पौधे के अलग अलग हिस्सों में छुपा कर रखा है। बहुत सही उदाहरण दिया आपने। कुछ रेशे बीजों पर होते हैं, कुछ पत्तियों में, कुछ तने में और कुछ फलों में। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि प्रकृति ने पौधे के भौगोलिक जरूरत के हिसाब से ये अलग अलग कवच डिजाइन किए हैं? 100%। और ये वर्गीकरण केवल रटने के लिए नहीं है, मतलब ये पौधे के विकास या एवोल्यूशन की कहानी कहता है। अच्छा, तो जैसे बीज के रेशे हैं उसमें कपास और कपोक आते हैं। हाँ, और ये रेशे बीजों को हवा में तैरने और दूर तक फैलने में मदद करते हैं। फिर हमारे पास पत्ती के रेशे हैं जैसे सेंसेविया, युक्का या एलोवेरा, जो शायद शुष्क इलाकों में पत्तियों को एक मजबूत ढांचा देते हैं, है ना? बिल्कुल। इसके बाद बास्ट या तने के रेशे आते हैं जैसे सन, भांग, जूट, जो तने को तूफानों में सीधा खड़ा रहने की ताकत देते होंगे। जी। और अंत में फल के रेशे होते हैं, जिसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हमारा नारियल है। मतलब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर रेशा पौधे के लिए एक स्पेसिफिक काम कर रहा है। तो चलिए इसी वर्गीकरण में जो सबसे पहली श्रेणी है यानी बीज के रेशे, उसी से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, कपास से बेहतर क्या हो सकता है। हाँ, वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो कपास मालवेसी कुल का पौधा है और इसे गॉसिपियम प्रजाति के अंतर्गत रखा जाता है। सही। और इसके वितरण की बात करें तो ये मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पनपता है। हमारे नोट्स बताते हैं कि वैश्विक स्तर पर भारत, चीन, अमेरिका और पाकिस्तान इसके प्रमुख उत्पादक हैं। हाँ, और अगर हम सिर्फ भारत की बात करें ना, तो गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना इसके सबसे बड़े गढ़ माने जाते हैं। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। मतलब मुझे ये बात थोड़ी विरोधाभासी लगती है। कैसी बात? देखिए, कपास का जो फूल खिलता है उसके रेशे छूने में बेहद मुलायम और रोएदार होते हैं, एकदम रुई जैसे। हाँ, बहुत नाजुक होते हैं। तो फिर इतने मुलायम रेशे से हम मोटे कैनवस, डेनिम जीन्स और इतने मजबूत धागे कैसे बना लेते हैं जो आसानी से टूटते ही नहीं? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, और इसका जवाब ना कपास के रेशे की सूक्ष्म संरचना में छिपा है। मतलब अगर हम इसे माइक्रोस्कोप से देखें तो? हाँ, कपास असल में बीज के बाहरी आवरण पर उगने वाले बाल होते हैं, जिन्हें हम लिंट कहते हैं। जब आप इन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं ना, तो ये सीधे धागों की तरह बिल्कुल नहीं दिखते। अच्छा, तो कैसे दिखते हैं? इनमें एक प्राकृतिक घुमाव या ऐंठन होती है। वनस्पति विज्ञान में इन घुमावों को कन्वोल्यूशंस कहा जाता है। कन्वोल्यूशंस मतलब ये सूक्ष्म स्तर पर एक स्प्रिंग या मुड़े हुए रिबन की तरह होते हैं? बिल्कुल सही पकड़े आप, एक मुड़े हुए रिबन की तरह। और यही इसकी ताकत का सबसे बड़ा राज है। तो जब हम इन्हें काटते हैं तो क्या होता है? जब इन लाखों छोटे मुड़े हुए रेशों को मशीन या चरखे पर एक साथ काटा जाता है ना,
तो ये घुमाव एक दूसरे में इस कदर उलझकर लॉक हो जाते हैं कि वे फिसलते नहीं हैं। तो वो स्प्रिंग जैसी संरचना आपस में इंटरलॉक हो जाती। और वो एक ठोस मजबूत धागे का निर्माण करते हैं। इसके अलावा कपास के रासायनिक संयोजन को समझना भी बहुत जरूरी है। रासायनिक संयोजन से आपका मतलब है कि वो किस चीज से बना है? जी, इन रेशों में लगभग 90 से 95% सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज, या तो वही पदार्थ है ना जो पौधों की कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। हाँ, सेल वॉल बनाता है। इसका मतलब है कि कपास का रेशा लगभग शुद्ध सेल्यूलोज है। बिल्कुल, और यही उच्च सेल्यूलोज मात्रा इसे एक बेहतरीन सतही रेशा बनाती है। मतलब सेल्यूलोज की ये शुद्धता इसे नमी सोखने की अद्भुत क्षमता देती है। अच्छा, तो शायद इसीलिए हम गर्मियों में सूती कपड़े पहनना इतना पसंद करते हैं, क्योंकि वो पसीना सोख लेते हैं। 100% यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। और मुझे लगता है नमी सोखने की इसी क्षमता के कारण इसका उपयोग सिर्फ कपड़ा उद्योग तक सीमित नहीं है। और कहाँ उपयोग होता है आपके हिसाब से? जैसे चिकित्सा क्षेत्र में हम मेडिकल कॉटन का उपयोग पट्टियों और घावों को साफ करने के लिए करते हैं, क्योंकि वो तरल पदार्थों को तेजी से सोख लेता है। बहुत सही पॉइंट है ये। और हाँ, इसके बीजों से बिनोले का तेल भी तो निकाला जाता है, और उच्च गुणवत्ता वाले कागज के निर्माण में भी इसका इस्तेमाल होता है। सही कहा आपने। कपास सच में एक बहुउपयोगी पौधा है। तो चलिए अब मुलायम बीज के रेशे से आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब किसी ऐसी चीज की बात करते हैं जिसे भारी वजन उठाना हो और कठोर घर्षण झेलना हो। बिल्कुल, तो हमारी नजर सीधे तने के रेशों पर जाती है, और इसमें सबसे प्रमुख नाम उभर कर आता है जूट। जूट, द गोल्डन फाइबर। जी, जूट कॉर्कोरस प्रजाति का पौधा है जो टिलियेसी कुल से संबंधित है, और नोट्स के अनुसार जूट की खेती के लिए एक बहुत ही खास वातावरण चाहिए। हाँ, इसे उष्णकटिबंधीय आर्द्र क्षेत्र चाहिए होता है। और भारत और बांग्लादेश का गंगा डेल्टा क्षेत्र दुनिया में जूट के लिए सबसे आदर्श माना जाता है। तो इस सब का क्या मतलब है? अब क्या समझना चाह रहे हैं? मेरा सवाल ये है कि जूट के लिए गंगा डेल्टा ही क्यों आदर्श है? मतलब बाकी फसलें तो देश के अलग अलग हिस्सों में उग जाती हैं, पर जूट का साम्राज्य इसी डेल्टा क्षेत्र में क्यों सिमटा हुआ है? अगर हम इसे व्यापक तस्वीर से जोड़े ना, तो इस संबंध को समझने के लिए हमें जूट के रेशे की प्रकृति को समझना होगा। अच्छा, देखिए, जूट एक बास्ट रेशा है। बास्ट रेशे पौधे के तने के बाहरी हिस्से के ठीक नीचे मौजूद फ्लोएम ऊतकों से प्राप्त होते हैं। फ्लोएम, जो पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। बिल्कुल वही। अब समस्या ये होती है कि ये रेशे ना तने की लकड़ी और बाहरी छाल के बीच बहुत मजबूती से चिपके होते हैं। तो उन्हें निकालना काफी मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल। उन्हें सुरक्षित रूप से बाहर निकालने के लिए एक विशेष जैविक प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। इसे रेटिंग कहा जाता है। रेटिंग, हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। रेटिंग में जूट के लंबे डंठलों को हफ्तों तक पानी में डुबोकर रखा जाता है ना? हाँ, और इसके लिए भारी मात्रा में साफ, धीमे बहते हुए पानी की जरूरत होती है, जो कि गंगा डेल्टा में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। बिल्कुल। और होता क्या है कि पानी में मौजूद सूक्ष्म जीव पौधे के उस पेक्टिन को खा जाते हैं जो रेशों को लकड़ी से चिपका कर रखता है। ओह, तो बैक्टीरिया उस गोंद को खा जाते हैं जिससे रेशा अलग हो जाता है। एकदम सही। और गंगा डेल्टा में ना केवल उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी मिलती है जिससे पौधा 10-12 फीट तक बढ़ जाता है, बल्कि रेटिंग प्रक्रिया के लिए नदियों और तालाबों का भरपूर पानी भी मिलता है। ये तो बहुत ही स्पष्ट कारण है। मतलब ये केवल मिट्टी की उर्वरता का खेल नहीं है, बल्कि रेशे को पौधे से अलग करने के लिए जो पानी चाहिए उसका भी खेल है। हाँ, पानी के बिना आप जूट निकाल ही नहीं सकते। और इसी लंबी प्रक्रिया के बाद जो रेशा निकलता है वो काफी लंबा, सख्त और मजबूत होता है। और इसी को तो हम सुनहरा रेशा कहते हैं। हाँ, पर इसे सुनहरा रेशा सिर्फ इसके हल्के सुनहरे रंग के कारण कहते हैं या कोई और वजह भी है? रंग तो है ही, लेकिन मुख्य रूप से बंगाल और आसपास के क्षेत्रों के लिए इसके भारी आर्थिक महत्व के कारण इसे ये नाम मिला है। बिल्कुल, और अपनी मजबूती के कारण ही इसका उपयोग गनी बैग, मतलब बोरियां, मोटी रस्सियां और कालीन बनाने में किया जाता है। और आज के समय में तो इसका एक और बहुत बड़ा उपयोग है। क्या? क्योंकि एक प्राकृतिक रेशा है, तो आज दुनिया भर में इसका उपयोग सिंथेटिक प्लास्टिक के विकल्प के रूप में हो रहा है। हाँ, पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अब तक हमने मैदानी इलाकों के बीजों की बात की और डेल्टा क्षेत्रों के तनों की बात की। तो अब कहाँ चलें? अब एक भौगोलिक छलांग लगाते हैं और सीधे समुद्री तटों की ओर चलते हैं। समुद्री तट? मतलब अब हम नारियल की बात करने वाले हैं, जो वनस्पति जगत के कवच की तरह है। बिल्कुल। नारियल एक अलग ही प्रकार की वनस्पतिक चुनौती का सामना करता है। नारियल को हम वनस्पति विज्ञान में कोकोस न्यूसीफेरा कहते हैं।
ये एरिकेसी कुल का हिस्सा है, तमिलनाडु, गोवा में और श्रीलंका, इंडोनेशिया जैसे देशों में। सही है। अब देखिए, जूट को तो साफ मीठा पानी चाहिए था रेटिंग के लिए, हाँ, लेकिन नारियल तो खारे समंदर के किनारे उगता है। और हम जानते हैं कि समुद्र का खारा पानी किसी भी कार्बनिक पदार्थ या लोहे तक को बहुत जल्दी सड़ा और गला सकता है। बिल्कुल। तो मेरा सवाल ये है कि नारियल के इस रेशे में, जिसे हम कॉयर कहते हैं, ऐसा क्या जादुई रसायन है जो इसे खारे पानी में भी गलने नहीं देता? ये बहुत ही शानदार सवाल है। नारियल का ये रेशा है ना, अन्य सभी रेशों से अलग है, क्योंकि ये एक दुर्लभ फल का रेशा है। फल का रेशा मतलब ये फ्रूट फाइबर है? जी। वानस्पतिक संरचना में इसे मध्य फल भित्ति या मेसोकार्प कहा जाता है। जो फल के बाहरी आवरण और अंदर के कठोर खोल के बीच का गद्देदार हिस्सा होता है। हाँ, वही। और इसके खारे पानी में न गलने का रहस्य एक विशेष रासायनिक यौगिक में छिपा है। इसे लिग्निन कहते हैं। लिग्निन। अगर मैं इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करूं, तो क्या हम लिग्निन को पौधों की दुनिया का वाटरप्रूफ सीमेंट कह सकते हैं? ये बहुत ही सटीक तुलना है। लिग्निन पौधे की कोशिका भित्तियों को न केवल असाधारण कठोरता देता है, बल्कि एक अभेद्य परत बना देता है। मतलब पानी अंदर नहीं जा पाता? हाँ, पानी में मौजूद बैक्टीरिया या फंगस आसानी से लिग्निन को तोड़ नहीं पाते। सेलुलोज की तुलना में लिग्निन का क्षरण बहुत ही धीमी गति से होता है। और इसी कारण से कॉयर खारे पानी का प्रतिरोधी बन जाता है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसे पौधे के नजरिए से सोचें, मतलब विकासवाद या एवोल्यूशन ने नारियल को लिग्निन से भरा ये वाटरप्रूफ कवच क्यों दिया? आखिर वो तो केवल एक फल है। देखिए, ये प्रकृति की सबसे खूबसूरत रणनीतियों में से एक है। कैसे? नारियल एक तटीय पौधा है। अपनी प्रजाति को बचाने और फैलाने के लिए उसे अपने बीजों को दूर दूर तक भेजना होता है। हाँ। अब हवा नारियल को उड़ा नहीं सकती, क्योंकि वो बहुत भारी है और जानवर उसे आसानी से दूर तक ले नहीं सकते। तो फिर वो कैसे फैलता है? इसलिए नारियल समुद्री लहरों का इस्तेमाल अपने वाहन के रूप में करता है। वाह। लिग्निन से भरा ये कॉयर आवरण उस भारी बीज को महीनों तक खारे पानी में सुरक्षित रूप से तैरने में मदद करता है, जब तक कि लहरें उसे मीलों दूर किसी नए समुद्री तट पर ना फेंक दें, जहां वो एक नया पेड़ बन सके। ये सच में एक अद्भुत वानस्पतिक यात्रा है ना? और हम इंसानों ने इस प्राकृतिक वाटरप्रूफ सीमेंट का भरपूर फायदा उठाया। हमने देखा कि ये पानी में नहीं गलता, तो हमने इसका उपयोग समुद्री जहाजों की भारी रस्सियां बनाने में किया। बिल्कुल। जहां नमी, पानी और कठोर घर्षण का सामना करना हो, जैसे कि मजबूत चटाइयां और खुरदरे ब्रश बनाने हो, वहां कॉयर का कोई मुकाबला नहीं है। सही बात है। तो अब तक हमने कपास, जूट और नारियल को देखा। ये तीनों मुख्य रूप से जमीन से पोषक तत्व लेते हैं और बदले में हमें बेहतरीन रेशे देते हैं। जी। लेकिन नोट्स के अनुसार हमारा अगला पौधा इस लेनदेन की प्रक्रिया को पूरी तरह पलट देता है। हाँ, अब हम बात कर रहे हैं सनई की, जिसे हम सनहेम्प भी कहते हैं। वैज्ञानिक नाम है क्रोटेलारिया जुन्सिया और ये फैबेसी कुल का पौधा है। और ये भारत के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बहुत तेजी से बढ़ने वाली फसल है। जूट की तरह ही इसका रेशा भी तने से प्राप्त होता है। मतलब ये भी एक बास्ट रेशा है। बिल्कुल। इसका उपयोग रस्सियां, सुतली और कागज उद्योग में होता है। लेकिन नोट्स में जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही है, कौन सी बात? वो है इसका एक हरी खाद के रूप में उपयोग। मतलब एक रेशेदार फसल जो जमीन से सिर्फ पोषक तत्व लेती नहीं है, बल्कि हरी खाद के रूप में वापस भी देती है। ये कैसे संभव है? ये जादू नहीं, विज्ञान है। इसका पूरा रहस्य सनई के वानस्पतिक परिवार यानी फैबेसी कुल में छिपा है। फबेसी, ये फलीदार पौधों का परिवार है ना? हाँ, लेग्यूमिनस पौधे। इस परिवार के पौधों के पास एक प्राकृतिक सुपर पावर होती है, जिसे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। अच्छा, नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखिए, हवा में भरपूर नाइट्रोजन गैस मौजूद है, लेकिन पौधे उसे सीधा ग्रहण नहीं कर सकते। तो सनई की जड़ों में छोटी छोटी ग्रंथियां या गांठें होती हैं, जिन्हें नोड्यूल्स कहते हैं। हाँ, इन गांठों के अंदर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहते हैं। ये सहजीवी बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन गैस को खींचकर उसे नाइट्रेट्स और अमोनिया जैसे यौगिकों में बदल देते हैं, जिसे पौधे आसानी से अपने भोजन के रूप में ले सकते हैं। बिल्कुल। मतलब ये बैक्टीरिया एक छोटी सी खाद बनाने की फैक्ट्री की तरह जड़ों में ही काम कर रहे होते हैं। तो किसान इसका फायदा कैसे उठाते हैं? किसान सनई को खेत में बोते हैं, ये बहुत तेजी से बढ़ता है।
जब फसल तैयार हो जाती है ना, तो कई बार किसान रेशे के लिए केवल तने का इस्तेमाल करते हैं और पत्तियों तथा जड़ों को उसी खेत में सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। अच्छा, या फिर रेशे की कटाई से पहले ही पूरे पौधे को ट्रैक्टर से जोत कर मिट्टी में मिला देते हैं। ओहो, तो सनई का वो हरा शरीर और जड़ों में जमा नाइट्रोजन जी। मिट्टी में घुलकर भारी मात्रा में जैविक कार्बन और प्राकृतिक खाद का निर्माण करता है। जी, इससे अगली फसल के लिए खेत पूरी तरह से रिचार्ज हो जाता है। और किसानों को रासायनिक उर्वरक जैसे यूरिया की आवश्यकता बहुत कम हो जाती है। इसीलिए ये केवल फाइबर नहीं है, बल्कि मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारने का भी एक बहुत बड़ा साधन है। ये तो रेशा और उर्वरता दोनों का एक शानदार दोहरा लाभ है। बिल्कुल है। तो विद्यार्थियों, अब तक हमने इन चारों पौधों पर बहुत विस्तार से चर्चा की है। कपास ने हमें मुलायम सतही रेशा दिया, जूट ने डेल्टा के पानी से मजबूत बास्ट रेशा दिया, और नारियल ने खारे पानी से लड़ने वाला फल का रेशा दिया, और सनई ने रेशे के साथ साथ मिट्टी को नई जान दी। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इन चारों पौधों के स्रोत भाग मतलब सोर्स पार्ट के बीच भ्रमित ना हो। क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में इसी जगह उलझाया जाता है। तो चलिए तेजी से मास्टर टॉपर की नोटबुक और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं का एक त्वरित रिकैप कर लेते हैं, ताकि दिमाग में सब कुछ स्पष्ट हो जाए। ये बहुत ही कारगर तरीका होगा। देखिए, परीक्षा में सबसे आम सवाल यही होता है कि कौन सा रेशा पौधे के किस हिस्से से प्राप्त होता है। तो अगर प्रश्न में सतही रेशा या बीज के रेशे के बारे में पूछा जाए, तो सबसे पहला और प्रमुख नाम कपास आना चाहिए। ये सीधे बीज के बाहरी आवरण यानी लिंट से आता है, और इसमें सबसे ज्यादा सेल्यूलोज होता है। बिल्कुल सही। और अगर प्रश्न में तने या बास्ट रेशा का जिक्र हो, तो आपका ध्यान तुरंत फ्लोएम ऊतकों पर जाना चाहिए। बास्ट रेशे तने की छाल के ठीक नीचे के फ्लोएम ऊतकों से निकाले जाते हैं। इसमें जूट और सनई आएंगे। हाँ, जूट दुनिया की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण रेशेदार फसल है और सनई भी बास्ट रेशा है। बस ये याद रखना है कि जूट को निकालने के लिए डेल्टा के पानी में रेटिंग की जाती है, और सने फैबेसी कुल का होने के कारण नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। एकदम परफेक्ट। और अगर परीक्षा में ऐसा सवाल आए जो फल के रेशे या खारे पानी के प्रतिरोध के बारे में हो, तब बिना किसी संदेह के आपका उत्तर नारियल या कॉयर होना चाहिए, जो मध्य फल बित्ती या मेसोकार्प से प्राप्त होता है। हाँ, लिग्निन की उच्च मात्रा के कारण ही ये फल का रेशा जहाजों की रस्सियां बनाने के काम आता है। और अंत में, यदि कोई ऐसा प्रश्न हो जो रेशेदार फसल के साथ साथ हरी खाद के दोहरे लाभ पर केंद्रित हो, तो उसका सीधा जवाब सनई या सनहेम्प होगा। तो विद्यार्थियों, इन वनस्पतिक तर्कों को अगर आप याद रखेंगे ना, तो आपको केवल तथ्यों को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चीजें स्वाभाविक रूप से याद रहेंगी। बिल्कुल। और आज की इस गहन चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम किताबों और परीक्षाओं से थोड़ा बाहर निकलकर एक व्यापक तस्वीर पर भी गौर करें। आप किस दिशा में इशारा कर रही हैं? मैं जलवायु परिवर्तन की बात कर रही हूँ। आज हमने देखा कि जूट की पैदावार गंगा डेल्टा के बहते पानी और नमी पर कितनी गहराई से टिकी है। हाँ, वहीं नारियल पूरी तरह से तटीय किनारों और खारे पानी के पर्यावरण पर निर्भर है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। ये तो एक बहुत बड़ा संकट है। नदियों में पानी का बहाव बदल रहा है और डेल्टाओं में समंदर का खारा पानी अनियंत्रित रूप से अंदर घुस रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में इन विशेष भौगोलिक क्षेत्रों की प्राकृतिक रेशेदार फसलों पर इसका क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल। यदि जूट के लिए मीठा पानी उपलब्ध नहीं रहा या नारियल के तट डूब गए, तो क्या प्राकृतिक रेशों का उत्पादन गिर जाएगा? और अगर ऐसा हुआ, तो क्या हमें मजबूरी में और अधिक सिंथेटिक प्लास्टिक रेशों पर निर्भर होना पड़ेगा, जो पर्यावरण के लिए एक नया खतरा है? या फिर क्या हम कृषि विज्ञान में ऐसे नए बीज और तकनीकें खोज लेंगे जो बदलते पर्यावरण के अनुकूल हों? ये वनस्पति विज्ञान और अर्थशास्त्र का एक ऐसा ज्वलंत प्रश्न है जिस पर आप सभी को विचार जरूर करना चाहिए। वास्तव में ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे पर्यावरण और हमारी अर्थव्यवस्था दोनों के भविष्य को तय करेगा। प्रकृति के अपने नियम हैं और हमें उन नियमों को समझकर ही आगे का रास्ता तय करना होगा। खैर, आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।